ठीक है। देखो, तो अब तक हम लोग HTML पढ़ रहे थे, कुछ कुछ हमने बेसिक टैग्स पढ़े। HTML खत्म नहीं हुआ है, मैं CSS स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि HTML खत्म हो चुका है। HTML में और भी हम लोग टैग्स पढ़ते हुए चलेंगे, बट अभी आपको बेसिक इतना HTML तो आ चुका है कि आपको पता है कि टैग क्या होता है, आपको पता है एट्रीब्यूट क्या होता है, आपको पता है कि टैग्स कैसे लगाए जाते हैं, एट्रीब्यूट्स कैसे लगाए जाते हैं, ये सारा आइडिया लग चुका है। तो अब थोड़ा सा हम लोग CSS के बारे में समझेंगे, सो दैट कि इस पे भी थोड़ा थोड़ा हम लोग काम करना शुरू कर सके, और फिर इसके कॉम्बिनेशन से वेबसाइट्स बनती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद CSS का काम क्या है, हमने डे 1 पे पढ़ा था, बताओ। हमने शुरुआत में पढ़ा था ना कि CSS इस चीज के लिए यूज होती है, CSS यूज होती है आपकी वेबसाइट को एक स्टाइल देने के लिए, मतलब ब्यूटीफाई करने के लिए। आप लेमैन लैंग्वेज में समझ सकते हो कि आपकी वेबसाइट को सुंदर दिखाना है तो किसकी जरूरत है, CSS की जरूरत है। बिना वेबसाइट बिना CSS के वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है। देखो, ये पेज खुल गया हमारा, यहां से मैं CSS को बंद करता हूं, तो बिना CSS के ये पेज ऐसा दिखता है। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट के अंदर इमेज टैग लगा दिया, इमेज तो आ गई। ठीक है, ये लिस्ट लगा दिया, लिस्ट तो आ गई सारी। आपने लिस्ट टैग इमेज टैग पढ़ा ना, तो लिस्ट आ गई, इमेज आ गई। बट इसको अगर आपको अच्छा दिखाना है, मतलब इसके लुक को एनहांस करना है, तो आपको किसकी जरूरत है, CSS की जरूरत है। और टेक्निकली हम लोग समझे तो CSS क्या करता है, आपकी वेबसाइट को, वेबसाइट के अपीरियल को, अपीरियल मतलब कि वेबसाइट कैसी दिखेगी, वेबसाइट की स्टाइल कैसी होगी, ये कंट्रोल करता है। CSS का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। मतलब अल्टीमेटली CSS का एक ही काम है, आपकी वेबसाइट जो है या आपका वेब पेज जो है उसका लुक कैसा होगा, वो अपीयरल जो है, यानी दिखने में वो कैसी दिखेगी, ये किसका काम है, CSS का काम है। ठीक है, HTML का काम क्या था, HTML का काम था आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाना, ये बनाना कि आपके वेब पेज में इमेज कहाँ होगी, पैराग्राफ कहाँ होगा, ये सारी चीजें कौन बता सकता है, HTML बता सकता है। मतलब HTML ये बता सकता है कि इमेज लगा दो, HTML ये बता सकता है पैराग्राफ लगा दो, HTML ये बोल सकता है कि एक हेडिंग टेक्स्ट लिख दो बड़ा सा। बट HTML इनको ब्यूटीफाई नहीं कर सकता, तो उसके लिए जरूरत है किसकी, CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल सीट की। ओके, कुछ कंफ्यूजन यहां तक। अब क्योंकि हम लोगों को CSS को हमारे HTML पेज में यूज करना है, तो 3 तरीके हैं CSS को हमारे HTML पेज में लगाने के। अभी हम लोग तीनों को 1 बाय 1 करके समझेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनलाइन CSS की। यहां जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, उनको एक्चुअल मीनिंग के साथ समझना है, ना कि टेक्निकल मीनिंग के साथ में। तो इन लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन के अंदर। ठीक है, यही होता है इन लाइन का मतलब। तो अभी हम लोग इधर चलते हैं, और कल हमने डिव पढ़ा था ना, ये फोल्डर यहाँ अटैच कर दो, डे 4 वाला, इसमें एक फाइल बना लो index.html, और HTML का कोड लगा देता हूं पूरा। अब क्या करने वाले हो, देखो हमने यहां पर लिखा एक div टैग। ठीक है, अब div टैग के अंदर आपको क्या करना है, एक एट्रीब्यूट लगाना है स्टाइल नाम का। तो वो एट्रीब्यूट कहां लगेगा, मतलब यहां पर इधर ही लगेगा ना स्टाइल, पक्का टैग के अंदर लगेगा, मतलब ये इधर लगेगा स्टाइल इक्वल्स टू। जब आपने ये लिखा तो इसका मतलब आप अभी क्या लिखने वाले हो, इन लाइन CSS लिखने वाले हो, लाइन के अंदर ही क्या लिखने वाले हो, CSS को लिखने वाले हो। यहां तक समझ में आ रहा है। तो अभी मैंने कोई इनलाइन CSS नहीं लिखी है, मैं यहां पर जस्ट क्या करता हूं, हेलो एवरीवन लिख देता हूं, और राइट क्लिक करो, कॉपी पाथ, ब्राउजर पे चलो, पेस्ट एंड गो। ठीक है, बॉटल बना, सिंपली आपने क्या किया, पेस्ट एंड गो। तो वो ऊपर दिख रहा है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, हेलो एवरीवन लिखा हुआ दिख रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से आके स्टाइल देंगे। तो स्टाइल लगाने के लिए आपको जो यूज करना होता है उसको बोला जाता है CSS प्रॉपर्टीज। ठीक है,
स्टाइलिंग देने के लिए आप जो यूज करते हो उनको क्या बोला जाता है, सीएसएस की प्रॉपर्टीज। जैसे आपने बीजी कलर नाम से एक क्या लगाया था, एट्रीब्यूट लगाया था, किसमें, टेबल में, बैकग्राउंड में कलर देने के लिए। वैसे ही सीएसएस में कुछ भी लगाना हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। और प्रॉपर्टीज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे उनको। अभी हम लोग एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज बैकग्राउंड कलर। ठीक है, मतलब सॉरी, बैकग्राउंड नाम की एक प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करने वाले हैं। आपने सिंपली यहां पर आके लिखा बैकग्राउंड, ठीक है, और यहां लिखा आपने रेड। तो इसका बैकग्राउंड आपने क्या लगा दिया, रेड लगा दिया। सेव कर दी फाइल। ब्राउजर पे जाके जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो हेलो एवरीवन का बैकग्राउंड में क्या लगा हुआ है, रेड कलर है। सेम मैं हेलो एवरीवन के बैकग्राउंड में यहां पर कलर लगा देता हूं ब्लू। तो प्रॉपर्टी कॉलन लगा के फिर क्या हो गई उसकी वैल्यू, ये प्रॉपर्टी है और ये उसकी क्या है, वैल्यू है। यहां देखो प्रॉपर्टी कॉलन फिर वैल्यू, इस तरीके से क्या लिखी जाती है, एक सीएसएस की प्रॉपर्टी लिखी जाती है। तो अभी जो आपने प्रॉपर्टी लगाई है उसका नाम क्या है, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के अंदर आपने कलर क्या दिया है, ब्लू। यहां तक कोई कंफ्यूजन। सेम दूसरी प्रॉपर्टी लगानी है तो आप पहले सेमी कॉलन लगाओगे, फिर लिखोगे विड्थ इक्वल्स टू, सॉरी विड्थ इक्वल्स टू नहीं, विड्थ कॉलन 600 px, पिक्सल्स लगाना जरूरी है इसमें। अब यहां जाके रिफ्रेश करोगे तो ये 600 पिक्सल का हो गया। देखो पहले पूरा वहां से यहां तक आ रहा था, अब सिर्फ 600 पिक्सल्स का है। फिर आपने यहां लिखा कॉलन हाइट इक्वल्स टू 500 px, 500 पिक्सल्स, और आपने क्या किया यहां जाके रिफ्रेश, तो ये हो गया। देखो एक मिनट बस, हेलो हेलो, क्लास में हूँ, कब से हमारा 1 घंटा फ्री हो जाऊँ, क्लास में हूँ, क्लास में। ठीक है, तो ये आपकी हाइट और विड्थ हो गई, किसकी, इस डिव की। और बैकग्राउंड में क्या कलर हो गया, ब्लू। तो यहां पर आपने 3 प्रॉपर्टीज यूज की है। पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बैकग्राउंड, उसकी वैल्यू क्या है, ब्लू। दूसरी का नाम क्या है, विड्थ, उसका क्या है 600। तीसरी का नाम क्या है, हाइट, और उसकी वैल्यू क्या है 500। उससे ही आपका कुछ ऐसा दिख रहा है। बिना सीएसएस के ये कैसे दिखता, तो मैं यहां से एक बार उड़ा दूं इसको। ये बिना सीएसएस के है और ये विथ सीएसएस कुछ ऐसा दिख रहा है। तो सीएसएस क्या करता है, आपके वेब पेज के अंदर इस तरीके से स्टाइल देने का काम करता है, जिसमें अभी विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड हमने 3 प्रॉपर्टीज ही पढ़ी है। ऐसे बहुत सारी और प्रॉपर्टीज आप धीरे धीरे आगे पढ़ते हो जाओगे। ठीक है, ये आपकी किस टाइप की सीएसएस है, इन लाइन, मतलब लाइन के अंदर चल रही है ये सीएसएस। आराम से कोड देख लो, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। जितने भी टैग्स आप पढ़ोगे ना, ये आपने पढ़े हैं, उन सब में सीएसएस लगती है। इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल तीनों टाइप की लगती है। तो जैसे आप H1 को भी यूज करना चाहते हो उसमें भी लगा सकते हो। बैकग्राउंड रेड, विड्थ 400 पिक्सल्स, ठीक है, पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे। अभी बेसिक प्रॉपर्टीज पर ध्यान दो बस, खाली जो 3 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं उस पर दो। अभी हम लोग क्या बोल रहे हो, यहाँ पे तो वो तो सब पे लग जाएगी ना, पूरे बैकग्राउंड में लग जाएगी। आप यहाँ पर स्टाइल बैकग्राउंड रेड लगाओगे या ग्रीन लगाओगे तो इसका मतलब आप पूरे पेज में लगा रहे हो। ठीक है, तो आइडिया लग रहा है। ये आपकी इनलाइन सीएसएस है जो आपने टैग के अंदर ही लिखी हुई है। अब यहां तक पहले आराम से और देख लो, और कुछ क्वेरीज आ रही है। अभी जैसे अपन ने HTML फाइल बनाने के लिए .html का मतलब फाइल बनाई तो यूज क्या जैसे जावास्क्रिप्ट करते हैं उसके लिए जावा, तो ऐसे सबके लिए कुछ स्पेसिफिक अपन कीवर्ड्स। हाँ हाँ, बट उनका क्वेश्चन ये नहीं था,
उनका क्वेश्चन वही था जो मैंने करके दिखाया आपको। मेरा क्या है? वो आपका भले आ गया, लेकिन तन्मय का क्वेश्चन ये नहीं था। तो सर क्या कहते हैं आप मेरा वो सीखेंगे अभी अपन, उस पे भी जाएंगे। ठीक है, और बताओ, मतलब ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, उसके रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पे बताओ। फिर मैं आगे जब आपको टॉपिक समझाऊंगा ना, तो उसके रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस आएंगे तब मैं उनके भी आंसर दूंगा। अभी मैं आपको आंसर दूं, जैसे आपने तो पढ़ रखा है तो इसलिए आप जानबूझ के क्वेश्चन पूछ रहे हो, बट एटलीस्ट ये तो समझो कि दूसरे लोगों को तो नहीं आता। तो मैं आपका आंसर तो दे दूंगा, बट बाकी लोग उसमें चकरा जाएंगे कि अरे यार ये क्या हो गया। तो इससे बेटर ये है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको आगे पक्का आंसर दूंगा इस चीज का, क्योंकि आपको आइडिया है कि डॉट सीएसएस की फाइल बनेगी, बट बाकी लोगों को तो पता नहीं है ना। और वो क्यों बनती है, कैसे बनती है, क्या नाम होता है, क्या जरूरत होती है, उसका भी पता नहीं है। तो बेटर है इसकी फ्लो के साथ चलते हैं अपन। ठीक है, अब इनलाइन सीएसएस आइडिया लग गया पक्का। चलो, तो इनलाइन सीएसएस के अंदर अब देखो, हम लोगों को समझ लो कि हम यहां पर एक H1 बना रहे हैं, जिसमें हमने लिखा हुआ है, हाँ, जिसमें हमने लिखा हुआ है फर्स्ट स्टाइल, और एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कलर। ठीक है, कलर का मतलब है कि आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या कर रहे हो, टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए ये बता रहे हो। तो इस टेक्स्ट का कलर क्या है, रेड। सेम आपको एक और H3 लगाना है, और इसमें भी आपको लिखना है सेकंड, बट इसका भी टेक्स्ट का कलर आपको क्या चाहिए, रेड ही चाहिए। सेम मुझे एक पैराग्राफ बनाना है, उस पैराग्राफ में मैंने ये लिखा LOREM और टैब दबाया, और इस पैराग्राफ के अंदर भी मुझे टेक्स्ट का कलर क्या चाहिए, रेड ही चाहिए। तो तीनों के टेक्स्ट का कलर क्या है, रेड है। तीनों के अंदर हमने क्या लगा रखी है, कौन सा टाइप की सीएसएस है, इनलाइन है। बट कुछ ऐसा हो पाता कि मैं इनको एक ही जगह से कंट्रोल करता, मतलब मुझे 3 बार ना लिखना पड़ता ये सेम चीज, क्योंकि तीनों में चीज तो मैंने सेम ही लिखी है ना, प्रॉपर्टी भी सेम है और वैल्यू भी सेम है। तो हम किसी एक ऐसे तरीके पे जाए कि मुझे ये 3 बार ना लिखना पड़े, सिर्फ एक बार लिखना पड़े और मेरा काम हो जाए। समझ रहे हो हमारी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि हमें सेम प्रॉपर्टी 3 बार लिखनी पड़ रही है। तो हम एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जिससे हमें 3 बार ना लिखना पड़े, एक ही बार लिखना पड़े, लेकिन हमारा काम तीनों पे हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप की सीएसएस पे, दैट इज कॉल्ड इंटरनल सीएसएस। ठीक है, इंटरनल का मतलब क्या होता है, मैं इंटरनल सीएसएस नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं इंटरनल का मतलब क्या होता है। इंटरनल का मतलब होता है जो आपके घर का हो या आपके जो कॉलेज का हो, आपके स्कूल का हो, उसी को बोलते हो। जब आपके इंटरनल एग्जाम्स है उसका मतलब क्या होता है कि आपके एग्जाम कॉलेज में होने वाले हैं, और एक्सटर्नल एग्जाम से या एक्सटर्नल आपके एग्जाम लेने आने वाला है तो उसका मतलब क्या है, कॉलेज के बाहर से कोई आने वाला है। तो इंटरनल का मतलब वो वाली सीएसएस जो उस पेज के अंदर ही कहीं लिखी हुई हो। इनलाइन का मतलब वो वाली सीएसएस जो उस टैग के अंदर लिखी हुई हो। डिफरेंस समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग जाने वाले हैं एक ऐसी सीएसएस पे जो किस पे लिखी होगी, पेज के अंदर ही लिखी हुई होगी। तो चलो एक और फाइल बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, सेम वही मैं H1 बनाऊंगा, फर्स्ट लिखूंगा, H2 बनाऊंगा सेकंड, और एक पैराग्राफ टैग बना के एक पैराग्राफ, ये 3 चीजें डाल दी अपन ने एज इट इज। ठीक है, अब तीनों पे हम एक ही जगह से सीएसएस लगाना चाहते हैं, और अब जो हम लोग सीएसएस लिख रहे हैं दैट इज इंटरनल सीएसएस। ये कहां लिखी जाती है, हेड टैग के अंदर, और जो टैग यूज किया जाता है हेड के अंदर उसका नाम क्या है, स्टाइल। तो चलो एक बार देखते हैं, यहां पर हमने लिखा हेड के अंदर स्टाइल, ये हेड टैग है। हेड टैग में आपने जो टैग लिखा है उसका नाम क्या है, स्टाइल। अब मैं यहां सीएसएस लिखूंगा और वो चलनी कहां चाहिए, यहां पर। समझ में आ रहा है क्या है, सीएसएस आप लिख रहे हो हेड में और चलनी कहां चाहिए, नीचे बॉडी में। तो कोई तो हो जो उनको दोनों को जोड़े। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। देखो हर बार मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊंगा फिर उसका सॉल्यूशन। तो पिछली प्रॉब्लम क्या थी कि आपको एक ही टाइप की सीएसएस बार बार लिखनी पड़ रही है, तो सॉल्यूशन क्या निकाल रहे हैं हम लोग,
इंटरनल सीएसएस। बट इंटरनल सीएसएस में भी एक प्रॉब्लम है, वो क्या है कि वहां लिखी हुई सीएसएस इनके पास कैसे पहुंचेगी। भाई यहां तो इनको पता था कि इनकी सीएसएस इनकी खुद की लाइन में लिखी हुई है, तो ये अपने खुद के लाइन में जाके उठा लेते थे। बट अब ये यहां से ऊपर कैसे उठाएंगे, प्रॉब्लम समझ में आई क्या है। तो इसका जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टर्स। सिलेक्टर्स का मतलब क्या होता है, जो कुछ सिलेक्ट करके लेके आते हैं, जो कुछ चुन के लेके आते हैं, जो कुछ पकड़ के लेके आते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सिलेक्टर्स। तो सिलेक्टर्स हमारे क्या करने वाले हैं, कुछ पकड़ के लाने वाले हैं। तीन टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं, अभी हम लोग सिर्फ एक ही पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड क्लास। फिर आप थोड़े से और बड़े हो जाओगे तो आईडी भी पढ़ेंगे, थोड़े से और बड़े हो जाओगे तो और भी टाइप के सिलेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। बड़े इन द सेंस जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे। ऐसा नहीं है कि विनायक बोले सर मेरे घर पे तो बात शादी की बातें चल रही है और आप कह रहे हो बड़े हो जाओगे, ठीक है। तो क्लास क्या होती है इसको समझते हैं हम लोग। क्लास बनती है डॉट नाम के कीवर्ड से, मतलब पहले आप लगाते हो डॉट और फिर आप अपनी क्लास का नाम लिखते हो। तो जैसे आपने लिखा डेमो, डॉट बनाई, आपने अपनी क्लास का नाम लिखा। अब ये डॉट ये बता रहा है कि ये क्या है, क्लास है। अगर ये आईडी होती तो कौन बताता, हैज। तो डॉट से क्या पता चलता है कि आप क्या बना रहे हो, क्लास। हैज से क्या पता चलता है आप क्या बना रहे हो, आईडी। ये दो टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं। हम लोग इधर चलते हैं क्लास पे, तो इधर हमने लिखा डॉट और डेमो नाम ही रख देता हूं उसका, ठीक है। डॉट डेमो करली ब्रैकेट्स। तो डॉट का मतलब ये क्या चीज है, एक क्लास है। और करली ब्रैकेट्स में मैंने लिखा बैकग्राउंड, या सॉरी टेक्स्ट का कलर, जो उधर हम लोग कर रहे थे वही करेंगे। टेक्स्ट का कलर क्या लिखा है, रेड। तो डेमो नाम की क्लास में हमने एक सीएसएस प्रॉपर्टी दी है जिसका नाम क्या है, कलर रेड। अब आप क्या करोगे, इनको बोलोगे कि जब भी तुम्हें सीएसएस चाहिए तुम किसके पास जाना, एक क्लास के पास जाना जिसका नाम क्या है, डेमो। जब भी तुम्हें सीएसएस चाहिए किसके पास जाना, एक क्लास के पास जाना जिसका नाम क्या है, डेमो। इसको भी यही बोल दिया आपने। तो अब ये क्या करेंगे, ये अपना सिलेक्टर ढूंढते हुए ऊपर जाएंगे और इनको क्या मिल जाएगी, इनकी क्लास मिल जाएगी। वहां से प्रॉपर्टी उठाकर तीनों आपस में बांट लेंगे, तो तीनों को मिल गई बैकग्राउंड सॉरी टेक्स्ट का कलर रेड। यहां तक समझ में आ रहा है क्या हुआ। ये तीनों एलिमेंट्स को क्या चाहिए, एक सिलेक्टर चाहिए जिसको ये पकड़े, ताकि वो इसको क्या ला कर दे, क्लास ला कर दे। तो आपने h1 को क्या बोला कि सॉरी वो इनको प्रॉपर्टीज ला के दे, तो आपने h1 को क्या बोला कि तुमको जब भी प्रॉपर्टीज की जरूरत हो किसको पकड़ना है, ये डेमो नाम की क्लास को पकड़ना है। तो अब डेमो नाम की क्लास कहां मिलेगी, तो बोला कि ऊपर जाके चेक करो कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो ऊपर गया तो डॉट से क्या पता चल रहा है कि ये क्लास है और नाम क्या है इसका, डेमो। यहां पर इसको क्या बोला था कि किस नाम की क्लास को पकड़ना है, डेमो नाम की क्लास को पकड़ना है। सेम इसको भी बोला है और सेम इसको भी बोला है। अब यहां तक देखो और बताओ कि क्या क्या कंफ्यूजन आ रही है आपको या कुछ क्वेरी आ रही है, वो भी उसी में आएगी। नहीं सब वो आप डिपेंड करता है कि आप इसमें देना चाहते हो तो इधर भी दे सकते हो इनलाइन में भी, और आप यहाँ देना चाहते हो तो यहाँ भी दे सकते हो। वो भी कर सकते हो, मतलब कितनी भी क्लासेस बना सकते हो, कितनी भी बार उनको यूज कर सकते हो। अभी हमने जो प्रॉब्लम थी ना पिछली, उसके सॉल्यूशन में ये बनाया है। प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे 3 बार जाके कलर रेड लिखना पड़ा, बट यहाँ मुझे कितनी बार लिखना पड़ा, एक बार। सडनली आपकी इच्छा हो गई कि सर इसको ब्लू कर दो, तो कितनी बार चेंज करूंगा, एक बार। तीनों पे इफेक्ट आ गया। यहां क्या करना पड़ता कि इसमें भी जाके ब्लू करना पड़ता, इसमें भी करना पड़ता और इसमें भी करना पड़ रहा है। तो यहां पर आपको कितनी बार चेंज करना पड़ा, 3 बार, तब जाके ये आंसर आ रहा है। बट यहां आपने कितनी बार चेंज किया, सिर्फ एक बार, और तीनों जगह पर अपने आप रिफ्लेक्ट हो गया। ये कैसी सीएसएस है आपकी, इंटरनल सीएसएस है जो लगी हुई ऊपर है, बट वहां से कोड नीचे कैसे आएगा, विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टर्स। और आप जो सिलेक्टर यूज कर रहे हो वो कौन सा है, क्लास, ठीक है। आराम से कोड देख लो, जो भी आपकी क्वेरीज है पूछ सकते हो। बैकग्राउंड के अंदर अगर करेक्टिंग इनके करना
हाँ इमेज भी आ सकती है, बट हाँ CSS से आ सकती है, HTML में नहीं आ सकती है। हाँ काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग धीरे धीरे आगे चलते हुए पढ़ेंगे। क्या चीज? हाँ बट नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। बीजी कलर एक सुनने में अलग पता चल रहा है और बैकग्राउंड पूरा नाम अलग है ना, तो कंफ्यूजन कैसे हो रहा है? मतलब अगर दोनों जगह बैकग्राउंड होता तो आप सोचते कि सर मैं CSS में लगा रहा हूँ या इसमें लगा रहा हूँ, लेकिन नाम ही अलग अलग है ना दोनों के। और कंफ्यूज होने की आपकी कोई बात ही नहीं है, आप तो सिंपली CSS का यूज करोगे थ्रू आउट। आपको कभी भी बीजी कलर यूज ही नहीं करना है कहीं पे भी, आप हमेशा CSS को ही यूज करोगे। कभी हम लोग जो एट्रीब्यूट्स है ना उनको यूज करेंगे ही नहीं करेंगे। जो आपकी टेबल पड़ी थी, टेबल में बॉर्डर बनाना है तो बॉर्डर के लिए भी CSS यूज होगी, ना कि बॉर्डर नाम का वो एट्रीब्यूट यूज होगा। समझ गए? तो हर जगह CSS ही यूज होगी, तो कोई कंफ्यूजन बचेगी नहीं आपकी। और बताओ कोई क्वेश्चन? मतलब जैसे एग्जांपल? नहीं, वो सिर्फ HTML के साथ यूज कर सकते हो। और बताओ कोई ना कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो, समझ में आया है तो हाँ बताओ सब। देखो जितने क्वेश्चंस आप पूछोगे ना उससे आपका खुद का तो भला हो ही रहा है, बट कोई ऐसा भी है जो बेचारा चुपचाप बैठा और उसका सेम क्वेश्चन है, तो शायद आपके पूछने से उसका भला हो जाए। तो एटलीस्ट खुद के लिए ना तो दूसरों के लिए पूछना, बट आपके क्वेश्चंस आने चाहिए। हाँ लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो, मतलब उस पर डिपेंड करता है। जैसे हरी मिर्ची भी तीखा करती है सब्जी को, और लाल मिर्ची भी करती है, बट डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो, उसके हिसाब से आपको डालना पड़ता है। तो जब हम लोग वेब पेजेस बनाने पे जाएंगे तो डिपेंड करेगा कि आपको अभी परसेंटेज की जरूरत है या पिक्सल्स की जरूरत है या REM की जरूरत है, EM की जरूरत है, वो उस टाइम पे डिपेंड करेगा जब हम बना रहे होंगे। ये हेडिंग और पैराग्राफ को टीम में बना के टीम क्लास में चाहिए। क्या कह रहे हो? हेडिंग और पैराग्राफ को टीम में बना के टीम क्लास में हाँ वो किस में हेडिंग और पैराग्राफ एज इन, मतलब आप ये कह रहे हो कि इन सबको एक डिव में बंद कर दें ऐसे? अलग अलग डिव्स में करना है कि इनमें करना है? इसमें टीम में करके उसकी क्लास में बना हाँ मतलब यही कह रहे हो ना आप कि ये तीनों को एक डिव के अंदर रख दें अपन, और फिर यहाँ तीनों को अलग अलग ना दे के ऊपर दे दें, यही कह रहे हो? हाँ वो भी कर सकते हो, मतलब यहाँ तीनों को ना दिया और आपने ऊपर एक बार दे दिया। ये टास्क 2 1 वाला पेज है, ये रहा, ये ठीक है। ये जो है ये अच्छी प्रैक्टिस है कि देखो जनरली जब आप वेबसाइट बनाओगे ना, तब तो आप पेरेंट को ही कलर दोगे और पेरेंट अपने आप अंदर बांटेगा, बट वो डिपेंड करेगा कि देखो सारी चीजें ना डिपेंड करती है कि आप क्या बना रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए देखना इधर, ये सबका कलर, ये सब एक जैसे दिख रहे हैं बट इसका कलर तो अलग है, बाकी सबका सेम है। तो अब यहां पर थोड़ा सा वेरिएशन हो गया। अब यही इसी टाइप का मेन्यू बार दूसरी वेबसाइट में दिखाता हूं आपको। यहां तो कोई भी वेरिएशन नहीं है, सब एक जैसे हैं। किसी और पे चलते हैं, चलो यहां भी कोई वेरिएशन नहीं है। तो डिपेंड करेगा कि आप क्या बना रहे हो। अगेन देखना इधर, एक सबके राइट में बॉर्डर है, इसके तो नहीं है। सबके राइट में बॉर्डर है ना, होम के भी पास में है, अबाउट के भी पास में है, ये वाली उसकी राइट बॉर्डर हो गई। सर्विस के भी है, ट्रेनिंग के भी, बट कॉन्टेक्टस के तो नहीं है। तो डिपेंड करेगा कि आप क्या बना रहे हो, उसके हिसाब से CSS लिखी जाएगी, रादर देन कि बेस्ट क्या है। क्योंकि बेस्ट एक के लिए हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपको बुलेट पसंद हो, बट जो बंदा बेचारा खुद ही नहीं उठ पाता है वो बुलेट तो उठा के चला नहीं पाएगा, तो उसको बुलेट पसंद नहीं है, उसके लिए तो वो बेस्ट फिट नहीं है। तो बेस्ट फिट होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, नॉट कि एक्चुअल क्या बेस्ट है। समझ गए? जैसे आप लोग आज ऑफलाइन में बैठ के क्लास ले रहे हो, बट कुछ ऐसे बंदे भी होंगे जिनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो क्लास में आ पाए, तो वो ऑनलाइन में लेते हैं, तो उनके बेस्ट फिट ऑनलाइन है, बट आपके लिए बेस्ट फिट ऑफलाइन है, तो उस पर फर्क पड़ जाता है। तो जैसे अभी हमने बनाया है ना, अभी हमको तीनों को सेम कलर देना है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप पेरेंट को दो, पेरेंट मतलब बाहर एक डिव बनाओ उसको दो और ये तीनों को मिल जाएगा, तो अभी ये बेस्ट ऑप्शन है। बट
जो सॉल्यूशन हम कर रहे थे उसमें क्या था कि हम लोगों को इसको रिप्लेस करना था, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अभी हम रिप्लेस कर रहे हैं ना इस इनलाइन सीएसएस को, तो इनलाइन सीएसएस को रिप्लेस करके आप क्या बना रहे हो, इंटरनल बना रहे हो, तो तब ये बेस्ट है। समझ गए? और बताओ और क्या कंफ्यूजन है? सिलेक्टर क्या होता है इसका आइडिया लग गया। सिलेक्टर का अगेन आपको क्या समझना है, सिलेक्टर सीएसएस का हिस्सा है ही नहीं। पहले सिलेक्टर एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका एक हिंदी में मतलब है पकड़ के लाने वाला, यही होता है। तो अब वापस सीएसएस में आ जाओ, तो ये सिलेक्टर क्या कर रहा है, ऊपर से ये सीएसएस प्रॉपर्टीज पकड़ के इसके पास लेके आ रहा है। सिंप्लीफाइड हो गया, बस कोई कंफ्यूजन ही नहीं। जब आपने सोचना शुरू कर दिया ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे, उस दिन से समझ लो कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। बट जब आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले अपने खुद की भाषा में कन्वर्ट किया और फिर समझा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एलियंस नहीं देके गए थे, इंसानों ने बनाई। तो जनरल जो रोज आप वर्ड्स यूज करते हो वही वर्ड्स हैं। ओके, यहां तक समझ में आया? पक्का? कुछ नोट करना चाहते हो आराम से नोट कर लो, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, ना सीएसएस में ना डिव में, दोनों चीजों को अच्छे से समझना है आपको। और मुझे तो बिल्कुल लेट हो ही नहीं रहा है, तो आप लोग भी कहीं नहीं जाने वाले हो, मैरिड तो कोई है नहीं, आप हो मैरिड विवेक, तो बस वैसे भी घर पे कोई वेट नहीं कर रहा है, तो आराम से समझ के फिर ही जाना। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब देखो, ये हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, क्या थी कि जब आपको लाइन के अंदर कुछ लिखना पड़, जब आपको तीनों को सेम प्रॉपर्टीज देनी है, तब आप किस पे पहुंच गए, इनलाइन से इंटरनल पे। अब मैं आपको कुछ और क्लासेस भी बना के दिखा देता हूं। जैसे आपने टेस्ट नाम से क्लास बना दी, इसमें आपने कलर लिख दिया रेड, तो ऐसा नहीं है कि सबको डेमो ही दो, किसी को आप ये और भी क्लास दे सकते हो। जैसे इसका क्लास हो गई टेस्ट, ये एक डिव हो गई जिसमें वेलकम लिखा हुआ है, और इसमें भी एक क्लास हो गई टेस्ट। तो अब आप ऊपर जाके देखोगे ना, तो दो का कलर रेड है, बाकी दो का ब्लू है, क्योंकि टेस्ट नाम की क्लास क्या बोल रही है कि कौन सा कलर देना है, रेड कलर देना है, लेकिन डेमो नाम की क्लास बोल रही है कौन सा कलर देना है, ब्लू। अब ऐसा भी नहीं है कि एक क्लास में एक ही प्रॉपर्टी लग सकती है। अब बैकग्राउंड में ब्लैक लगा दो इसके, तो दोनों जो ब्लू है उनके बैकग्राउंड में ब्लैक आ गया। आप विड्थ लगा दो, तो दोनों की विड्थ चेंज हो जाएगी। समझ गए? तो आप एक साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी दे सकते हो, बहुत सारी क्लासेस भी बना सकते हो, और क्लास को बहुत सारी जगह पर यूज भी कर सकते हो। सारे ऑप्शंस हैं। एक क्लास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है, और एक ही क्लास एक से ज्यादा जगहों पे यूज भी हो सकती है। जैसे डेमो दोनों जगह पे यूज हो रही है, टेस्ट इन दोनों जगहों पे यूज हो रहा है। ठीक है, हाँ, नाम कुछ भी हो सकता है, आप अपना नाम भी रख सकते हो, अपने पास वाले का नाम भी रख सकते हो, लेकिन नाम हमको रखने होते हैं थोड़े से रिलेटेबल, मतलब रिलेटेबल एज इन की उनको समझ में, हमें समझ में आया एटलीस्ट। जब आप कोड वापस देखो या कुछ चेंज करने जाओ तो आपको समझ में आना चाहिए, बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी आप कुछ भी नाम रखो। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब देखो, ये आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बट अभी एक प्रॉब्लम और है, वो ये है कि आपको कोई ऐसे पेजेस तो बनाने नहीं है, आपको तो अल्टीमेटली वेबसाइट्स बनानी है। वेबसाइट से बनाओगे ना, एक एक पेज तो बना बना के हमको किसी को देने नहीं है। तो ये मेरी पूरी एक वेबसाइट है। अब इस पे देखना, ये वाला सेक्शन देखो, ब्लू कलर का दिख रहा है, होम पेज पर भी ब्लू कलर का दिख रहा है, अबाउट पेज पर भी ब्लू कलर का दिख रहा है, कोर्स पर भी दिख रहा है, गैलरी पे भी दिख रहा है, इंक्वायरी पे भी दिख रहा है, और कॉन्टेक्ट अस पे भी दिख रहा है, सब पे ब्लू कलर का है। ठीक है, अब मेरा एकदम से मन हो गया कि मुझे इसको ब्लू से ग्रीन करना है, तो क्या करोगे? अगर आप इनलाइन सीएसएस यूज कर रहे हो तो फिर ये कितने हैं, 6, और 6 ही पेजेस है, तो 6 × 6 कितनी बार चेंज करना है, 36 बार। ठीक है, लेकिन चलो मान लिया कि आपने इंटरनल सीएसएस यूज की थी, मतलब इंटरनल सीएसएस यानी हर पेज पर उसकी सीएसएस लिखी थी आपने, तो भी कितने पेज पे चेंज करना है, 6 पेज पर। तो गड़बड़ी है ना, बड़ी वेबसाइट होगी तो फिर आप फंस ही गए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? प्रॉब्लम क्या आ रही है फिर से वो पता चल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर बड़ी वेबसाइट बनाता हूं तो उसमें तो मैं फंस गया, मैंने हर पेज पे सीएसएस लिखी थी, अब मेरे को
जिसने वेबसाइट बनवाई थी उसने मुझे बोला कि भैया ये मेरे को कलर पसंद नहीं आ रहा, ब्लू इसको ग्रीन कर दो, तो मेरे को कितने पेजेस पे चेंज करना है, 6 पेजेस पे जाके, तो प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो अगली सीएसएस है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, जो बाहर से आता है, मतलब जो पेज का हिस्सा नहीं है, कहीं और से आ रहा है, वो सीएसएस की एक अलग से पूरी क्या है, फाइल है। जैसे .html की एक फाइल है index.html, वैसे ही सीएसएस की एक आप अलग फाइल बना लोगे, जैसे आपने बना दिया custom.css। इसका भी नाम फिक्स नहीं है, आप कुछ भी बना सकते हो, my.css, her.css, his.css, style.css, आप कुछ भी बना सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होना जरूरी है, .css होना जरूरी है। किस टाइप की सीएसएस बना रहे हो आप, एक्सटर्नल सीएसएस, मतलब एक अलग से सीएसएस की फाइल बना रहे हो। तो झंझट मारी खत्म, क्या खत्म हो गई, देखो इसको थोड़ा सा इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल को मैं आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके समझाता हूं। मान लो कि आप लोग सब एक कॉलेज में पढ़ रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो। अब इस कॉलेज या स्कूल के अंदर पूरी स्कूल में समझ लो 500 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से सिर्फ 5 स्टूडेंट को प्रिंसिपल ने बोला है कि 500 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो जब सिर्फ 5 को ही देने हैं तो आपको क्या यूज करनी पड़ेगी, इनलाइन यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सिर्फ इनकी ही बात कर रहे हो। समझ में आया, इनलाइन का मतलब क्या है कि सिर्फ जिसको देना है उसके पास चले गए। बट आपकी स्कूल में जो 500 स्टूडेंट्स है ना, ये फर्स्ट टू लेकर 10th क्लास तक के अंदर बटे हुए हैं। मतलब कुछ बच्चे फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड में, कुछ फोर्थ में, कुछ 10th में पढ़ते हैं। और प्रिंसिपल ने बोला है कि 10th वाले बच्चों को 500 रुपए देने हैं। तो कौन से बच्चों को देना है, सिर्फ 10th को। बहुत सारी क्लासेस है लेकिन कौन से को देना है, सिर्फ 10th को। इसका मतलब कौन सी सीएसएस है, इंटरनल। मतलब पूरे पेज की बात हो रही है ना, यहां पर पूरी क्लास की बात हो रही है, समझ में आया। बट अगर प्रिंसिपल ने बोला कि इस पूरे कॉलेज के बच्चों को या पूरे स्कूल के बच्चों को देना है, इसका मतलब कि जितने पेजेस आपके वेबसाइट पर है सबको देना है, तो तब कौन सी सीएसएस यूज हो रही है, एक्सटर्नल। फंडा समझ में आया। इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल 3 सीएसएस है। इनलाइन का मतलब सिर्फ उनकी बात करना जिनके लिए वो चीज हो रही है। इंटरनल मतलब उन सभी की बात करना जो किसी एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और एक्सटर्नल मतलब उन सब की बात करना जो इसके अंदर आते हैं। ओके, तो अब यहां चलते हैं हम लोग। हाँ, यहां पहले कुछ पूछना चाहते हो आप लोग पूछ सकते हो। विनायक, कुछ कंफ्यूजन? चले नेक्स्ट, विकास। अब जैसे इन सबको कर दो बाय बाय, और यहां पर आ जाते हैं पेज 1.html। इसका ना आप एक और एग्जांपल भी ये समझ सकते हो, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा क्विक एग्जांपल और दे देता हूँ, तो इन केस अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इससे समझ में आ जाएगा शायद। 500 स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 5 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो 5 स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप तो बनना नहीं है। इन सबको क्या कर सकते हो आप, पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जिसको आप प्यार से डीएम बोलते हो, डायरेक्ट मैसेज, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि स्कूल में कॉलेज क्लास वाइज ग्रुप तो बने हुए होते हैं। 10th क्लास का एक ग्रुप होगा, 9th का होगा, 8th का होगा, 7th का होगा, ठीक है। तो आप सिर्फ ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, इंटरनल सीएसएस, ठीक है, इनलाइन सीएसएस। लेकिन पूरे कॉलेज की बात हो रही है, पूरे स्कूल की बात हो रही है, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे, एक साथ सबको बुलाओगे, हॉल में खड़ा करोगे, और एक साथ टीचर ने बोल दिया कि 500 रुपए मिलेंगे सबको। कितने खुशी की बात है, देखो। तो आप उस टाइम पर क्या यूज कर रहे हो, एक्सटर्नल सीएसएस यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अब एक्सटर्नल सीएसएस के लिए मैंने एक पेज 1 बनाया, एक मैं बना रहा हूं पेज 2, और एक हम बनाएंगे पेज 3। पेज 1, पेज 2, पेज 3, 3 पेजेस बना लिया आपने। पेज 1, पेज 2, पेज 3, 3 पेजेस हो गए। H1 में आपने लिखा है जहां पे पेज 1, ठीक है, और एंकर टैग लगाना आता है आप लोगों को। पेज 1, पेज 2, पेज 3, तीनों पे एंकर टैग लगा दिया। ये वाला एंकर किसके लिए काम करेगा, पेज 1.html। ये वाला किसके लिए काम करेगा,
2.html, ये वाला किसके लिए काम करेगा, 3.html। इन तीनों को मैं कॉपी करता हूँ, दूसरे पेज पे चलता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ पेज 2, कॉपी करता हूँ, तीसरे पेज पे चलता हूँ, यहाँ लगा दिया पेज 3, पेज 1, पेज 2, पेज 3, 3 पेजेस बना लिए। फर्क तीनों में क्या है, बस एक छोटा सा, और वो कौन सा फर्क है, टाइटल का फर्क है, ठीक है। टाइटल मतलब टाइटल टैग नहीं, इस पे पेज 1 लिखा हुआ है, इस पे पेज 2 लिखा हुआ है, और इस पे पेज 3 लिखा हुआ है, यही है, ठीक है। अब हमारी जब वेबसाइट बनती है, जैसे मैंने आपको वेबसाइट दिखाई, तो वेबसाइट में सब कुछ हमेशा एक जैसा दिखता है। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला मेन्यू, मतलब सॉरी ऊपर वाला मेन्यू नहीं, ऊपर वाले एक जो पट्टी दिख रही है आपको, वो अभी आप कौन से पेज पे हो, index.html। अब किस पे आ गए, अब किस पे आ गए, क्या कहीं पर भी वो पट्टी चेंज हुई, नहीं। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो पेज 1, पेज 2 और पेज 3 है ना, तीनों पे ये जो टाइटल है ना, उसका कलर रेड ही रहे तीनों पे, ठीक है। तो आपके पास में क्या तरीका है, आपने बोला कि सर अभी तो हमने सीखा, इधर जाओ स्टाइल में लिखो कलर रेड, फिर इधर जाओ स्टाइल में लिखो कलर रेड, फिर इधर जाओ स्टाइल में लिखो कलर रेड। तो लो, हो गई आपकी मन की इच्छा पूरी, तीनों हो गए रेड कलर में। अब एकदम से मेरा मन बदल गया और मेरे को ग्रीन कलर में चाहिए, फिर तो फिर आप जाओ इस पे, यहाँ पर लगाओ ग्रीन, फिर यहाँ जाओ ग्रीन। देखो आपको सुन के इतना बोरिंग लग रहा है, तो करने में तो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता होगा, कि तीनों पे जाओ और चेंज करो। हो गया चेंज। तो अब क्या करना है, अब हमें एक्सटर्नल सीएसएस की ज़रूरत है, ताकि हमें तीनों पर जाकर चेंज ना करना पड़े, हम सिर्फ एक जगह चेंज करो और तीनों पर रिफ्लेक्ट हो जाए। इज इट क्लियर। तो एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है, डॉट सीएसएस की एक फाइल होती है। आपने यहाँ पर क्लिक किया न्यू फाइल के लिए, ये देखो ऊपर ऑप्शन है, फाइल का नाम कुछ भी रख लेना, मैंने रखा है कस्टम डॉट सीएसएस। ये क्या हो गई, एक अलग से सीएसएस की फाइल हो गई। जैसे ये किसकी फाइल्स है, एचटीएमएल की, वैसे ये किसकी फाइल हो गई, सीएसएस की। मैंने डॉट लगाया और हमने लिखा टाइटल, क्लास का नाम देना है ना, तो आपने लिखा टाइटल, और यहां पर आपने लिख दिया कलर रेड। अब मेरा क्वेश्चन है कि यहां पर आपने स्टाइल टैग और स्टाइल एट्रीब्यूट कुछ भी तो नहीं लगाया, यहां तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट लगा रहे थे, यहां पर आप स्टाइल टैग लगा रहे थे, है ना, बट यहां तो कुछ नहीं लगाया और सीधा लिख दिया, क्योंकि ऑलरेडी किसकी फाइल है, सीएसएस की फाइल है ना। तो जब फाइल ही सीएसएस की है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं सीएसएस का कोड लिखने वाला हूं। ये फाइल किसकी है, एचटीएमएल की है, इसलिए आपने स्टाइल लगा के ब्राउजर को बताया कि भैया मैं यहां से सीएसएस का कोड लिखना शुरू कर रहा हूं। समझ गए। सेम यहां पर भी ये टैग किसका है, एचटीएमएल का है ना, तो इसीलिए आपने स्टाइल लगा के बताया कि मैं बीच में कहीं पर क्या लिखना शुरू कर रहा हूं, सीएसएस लिखना शुरू कर रहा हूं। बट ये तो फाइल ही किसकी है, सीएसएस की, तो किसी को कुछ बताना नहीं, क्योंकि इसका काम ही सीएसएस लिखना है। क्लियर है। अब आपको इस फाइल को इस पेज से, इस पेज से और इस पेज से, तीनों से क्या करवाना है, एक रिश्ता बनाना है, इनको लिंक करवाना है, ठीक है। तो ये हटा दो, इनकी जरूरत अभी नहीं है अपन को, बाद में आपको सिखाऊंगा इनको भी क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो अब पहले पेज पर आप आओगे और लिंक नाम का एक टैग यूज करोगे, जो कि एक कैसा टैग है, अनपेयर्ड टैग है, मतलब इसकी कोई क्लोजिंग नहीं होती है। लिंक में आप बताओगे कि रिलेशन क्या है, सॉरी, लिंक में आप बताओगे एचआरईएफ, एचआरईएफ मतलब कौन सी फाइल लगानी है इधर, तो इस फाइल का और इस फाइल का रिश्ता क्या है, एक ही घर में रहते हैं दोनों, तो आप सीधा राहुल बुला के, जैसे आप हमने एग्जांपल भी लिया था कि अगर आपके घर में ही एक बंदा है जिसका नाम है राहुल, तो आप सीधा राहुल बोलोगे, वो आ जाएगा। तो अभी ये डे 4 में जस्ट पास में पड़ा है, तो आपने क्या बोल दिया, कस्टम डॉट सीएसएस। सेम इधर जाके आपने क्या बोला, लिंक, ठीक है। ये अभी हम लोग देखते हैं कि क्यों यूज करना है, कस्टम डॉट सीएसएस इधर भी और इधर भी। तो आपको 3 में लिंक करवा दिया आपने, ओके। और आपने क्या बोल रखा है कि क्लास का नाम क्या है, टाइटल। तो यहां पर चलते हैं और यहां लिख देता हूं मैं क्लास। क्लास क्या है, सिलेक्टर है, तो क्लास टाइटल, टाइटल,
और सिमिलरली क्या हो गया, तो तीनों जगह पर टाइटल आ गया। ठीक है, अब इधर ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कुछ नहीं दिख रहा। क्यों? आपने फाइल तो लिंक कर दी, बट आपने फाइल लिंक करके इस फाइल से रिश्ता क्या है ये नहीं बताया अब तक। सिर्फ आपने क्या किया, फाइल को लिंक करवा दिया, बट इनका रिश्ता भी बताना पड़ेगा। तो रिश्ता यानी REL, रिलेशन। ठीक है, तो आप ये बोल रहे हो कि उस फाइल का इस फाइल से रिश्ता क्या है, ये उसकी क्या है, स्टाइल शीट है। वो जो फाइल है उसका इस फाइल से क्या रिश्ता है, ये उसकी क्या है, स्टाइल शीट है। ठीक है, सेम तीनों पे लगा दो, तो तीनों का रिश्ता बता दिया आपने। क्योंकि जब तक आप लिंक को ये नहीं बताओगे कि रिश्ता क्या कहलाता है, तब तक आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्योंकि लिंक का सिर्फ एक काम नहीं है, लिंक का बहुत सारे काम है। मतलब लिंक सिर्फ CSS लिंक करने के लिए नहीं बनी हुई है, आगे आप पढ़ोगे तो और भी बहुत सारी चीजें होती है जो लिंक टैग से लिंक होती है। तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, स्टाइल शीट का। जैसे आप ये बता दोगे, तीनों में रेड कलर आ गया। ये देखो, मैं तीनों पेजेस पे ले जाके दिखा रहा हूं आपको, ऊपर चेक करते रहना। ये कौन सा पेज है, पेज 2। ये कौन सा पेज है, पेज 3। ये कौन सा पेज है, पेज 1। यहां लिखा है इसलिए पेज 1 नहीं है, ऊपर URL में आ रहा है इसलिए पेज 1 है। क्योंकि आप डेवलपर हो, आप नॉर्मल यूजर नहीं हो। अभी मैं इधर जाके पेज 1 की जगह 3 की जगह 1 लिख दूं, तो आप कौन से पेज पे हो, अभी पेज 3 पे हो। यहां 1 लिखे होने से कुछ नहीं होता। समझ में आया? ये यूजर इंटरफेस है जो कोई भी बना सकता है, URL कोई भी नहीं बना सकता। क्यों? देखना अच्छे से। पेज 3 है instagram.com, क्या आएगा, इसका लॉगिन पेज आएगा। ये पेज आज से 10 दिन बाद आप जो HTML CSS पढ़ोगे ना, उसमें बना लोगे ये तो पूरा। बट क्या आप ये वाली URL बना सकोगे? क्योंकि वो तो इंस्टाग्राम के पास रिजर्व्ड है ना। तो होता क्या है कि कोई एंजल प्रिया आपको मैसेज करती है इंस्टाग्राम पे कि दिस इज माय ID, प्लीज फॉलो। आप जाते हो, फटाक से पेज खोलते हो, वो आपको बोलता है कि पहले यूजर नेम पासवर्ड डालो। आपको ऐसा पेज दिखता है, आपको लगता है कि ये तो इंस्टाग्राम है। आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के ओके करते हो और आपका यूजर नेम पासवर्ड चला जाता है किसी के पास में। तो बीइंग अ डेवलपर आपको URL देखनी है, पेज नहीं देखना। पेज तो कोई भी बना लेता है। वो instagram.com ये कोई भी नहीं खरीद सकता है, वो जिसके पास है वही ले सकता है। wscubetech.com जो हमारे पास है हम ही रख सकते हैं। अब आपको कोई फेक wscubetech का पेज बनाकर, पेमेंट पेज बनाकर भेज दे और आप उस पर पेमेंट कर दो, तो वो आपकी गलती है, क्योंकि आपने उसके URL चेक नहीं किया। क्योंकि आप डेवलपर हो, नॉर्मल यूजर से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल यूजर बेचारा क्यों देखेगा? आपने कभी आज तक वेबसाइट में राइट क्लिक करके डेवलपर्स टूल खोला था? ये तो आपने जब डेवलपमेंट सीखना शुरू किया तब खोला। सेम URL पे आपने कभी क्यों ध्यान दिया होगा? नॉर्मल यूजर ध्यान नहीं देता, बट आप लोग स्मार्ट हो, आप डेवलपर हो, तो आपको URL भी देखना है कि आप अभी कौन से पेज पर हो। समझ में आ रहा है? तो अब हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया कि हम यहाँ पर आके सिर्फ ग्रीन लिख देंगे और ये सब जगह ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आके येलो लिख देंगे, सब जगह येलो हो जाएगा। यहाँ आके सिर्फ हम लोग लिख देंगे बैकग्राउंड कलर ब्लैक, सब जगह पे ब्लैक हो जाएगा। आप कितनी जगह चेंज कर रहे हो? सिर्फ एक जगह। इफेक्ट कितनी जगह पर आ रहा है? 3 पर। 5 होगा तो 5 पे भी आएगा, 10 होगा तो 10 पे भी आएगा। और जैसे हमारा पेज है ना, हमारी वेबसाइट है wscubetech.com, ये ऊपर मेन्यू दिख रहा है ना आपको, ये इस वेबसाइट में 100 पेजेस है हमारे, 100 के 100 पेजेस पे आपको सेम मेन्यू दिखेगा। लेकिन कभी हमें चेंज करना होगा तो हम 100 पेजेस पे जाके थोड़ी कोड चेंज करेंगे, हम सिर्फ किस पे करेंगे, एक्सटर्नल CSS पे करेंगे, अपने आप 100 पेजेस पे चेंज आ जाएगा। फंडा समझ में आया? URL रिजर्व नहीं है, URL सिक्योर्ड है। लॉक का मतलब है कि सिक्योर URL है। हाँ, सिक्योर URL का मतलब यह है कि जब आपका डेटा जा रहा है यहाँ से सर्वर पे, तो वो रास्ते में एनक्रिप्ट होके जा रहा है। मतलब एक तो आप ATM से पैसे निकाल के घर जाते हो, और एक ATM में पैसे डालने वाली मशीन आती है। जो मशीन आती है उनके पास भी पैसा होता है और आपके पास भी पैसा होता है, बट दोनों में डिफरेंस, सॉरी, ATM के मशीन में पैसे डालने के लिए जो लोग आते हैं उनके पास भी पैसा है और आप भी पैसा निकाल के लेके जा रहे हो। दोनों में फर्क क्या है? आप भी हो सकता है कि आप 1 लाख रुपया निकाल के लेके जा रहे हो और वो भी 1 लाख ही डालने आ रहे हैं, बट उनके साथ सिक्योरिटी है। सेम जब आपका डेटा यहाँ से सर्वर पे जा रहा है, तो अगर ये लॉक लगा हुआ है तो इसका मतलब वो डेटा सिक्योरली जा रहा है। बिना लॉक के जा रहा है, इसका मतलब कि वो डेटा अनसिक्योर जा रहा है, रास्ते में कोई भी उसको चुरा सकता है।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो आपको ये आइडिया लग गया कि एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है, इंटरनल सीएसएस क्या होती है और इनलाइन सीएसएस क्या होती है, तीनों का पता चल गया। अब ऐसा नहीं है कि सर हम तो हमेशा एक्सटर्नली यूज करेंगे, इनलाइन को क्यों यूज करेंगे? तो मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट्सएप पे डीएम की इंपॉर्टेंस क्या है। जब आपको सिर्फ एक ही बंदे से बात करनी है तो आप क्यों ग्रुप में मैसेज डालोगे? एम आई राइट? तो अगर आपको सिर्फ किसी टैग को ही कोई पर्टिकुलर चीज देनी है, जैसे आपने बोला कि सबको हम लोग क्या देंगे, बाकी सबको बैकग्राउंड में ब्लैक देंगे, लेकिन इस पेज को हम लोग बैकग्राउंड में ब्लैक नहीं देंगे, रेड देंगे, तो उस केस में आप क्या करोगे, यहां पर आके आगे लिख दोगे स्टाइल बैकग्राउंड रेड। तो सिर्फ इसका बैकग्राउंड रेड है, बाकी का क्या है? येलो वाली प्रॉपर्टी तो लग रही है, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी ओवरलैप कर रही है उस प्रॉपर्टी को। कैसे चेक करोगे देखना, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेवलपर्स टूल में स्टाइल्स का। देखो टाइटल वाली क्लास कहां से आ रही थी, कस्टम डॉट सी एस एस से, उसकी प्रॉपर्टी काट के ब्राउजर ने क्या लगाई है, एलिमेंट डॉट स्टाइल, मतलब एलिमेंट की इनलाइन सी एस एस लगाई है बैकग्राउंड रेड। जो आपकी इनलाइन सी एस एस है ना, वो घर के दादाजी हैं, मतलब कि आप कुछ भी बोलो, आपके पापा कुछ भी बोले, बट अल्टीमेटली दादाजी की तरफ से ऑर्डर आ गया तो उसको कोई भी ओवरलैप नहीं कर सकता। तो जो प्रायोरिटी होती है ना, वो सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, इनलाइन की होती है। मतलब अगर हम लोग प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे हाई जो प्रायोरिटी है वो किसकी है, इनलाइन की है, और उसके बाद में नीचे प्रायोरिटी जाती है। तो अगर आपने इनलाइन सीएसएस कभी भी लिख दी तो आप मान के चलो कि उसको कोई नहीं बदल सकता, वो सिर्फ और सिर्फ यहीं से आके बदली जा सकती है। इसलिए आप कभी भी कोई भी बड़ी वेबसाइट देखोगे उसमें इनलाइन सीएसएस नहीं होती है, क्योंकि आप जब वेबसाइट बनाते हो ना, तो अभी ये वेबसाइट देखना, ये इतना बड़ा मेन्यू दिख रहा है, बट जैसे मैं मोबाइल में खोलूंगा ना, कहाँ गया मेन्यू, इसमें आ गया, तो इसका मतलब सीएसएस में तो चेंज हुए होंगे, बट अगर इनलाइन में होता ना तो कोई नहीं कर सकता था। तो इसलिए हम लोग सीएसएस को मोस्टली कहां पर यूज करेंगे, क्लास की हेल्प से, यानी सिलेक्टर की हेल्प से यूज करेंगे, चाहे इंटरनल करो चाहे एक्सटर्नल करो। बट इनलाइन की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, वो क्या है, वो ये है कि इस पेज में सिर्फ इसी को ब्लू कलर देना है ना, तो सबको क्यों दोगे, तो सिर्फ यहां पर लाके इनलाइन सीएसएस में लिख दोगे कलर ब्लू। इस पेज में जो ये कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल खुला है उसमें सिर्फ ब्लू कलर किसको देना है, इसको ना, तो यहाँ इनलाइन यूज हो सकती है ना। समझ में आया? तो तीनों टाइप की सीएसएस जो आपने पढ़ी है ना, वो अपने अपने रोल में इंपॉर्टेंट है। इनलाइन मतलब लाइन के अंदर लिखी जाने वाली, इंटरनल मतलब पेज के ऊपर लिखी जाने वाली, और एक्सटर्नल मतलब एक अलग से फाइल जिसको आप ला के कनेक्ट कर सकते हो। फंडा समझ में आ रहा है? देखो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अगर आपको कहीं किसी लेवल पे कंफ्यूजन आता है ना, तो हमेशा एक ही ट्रिक यूज करो जो मैंने आज तक यूज की है, जो भी मैंने पढ़ा है, कि ये जो चीज लिखी हुई है उसका पहले मतलब समझो, मतलब टेक्निकल मतलब मत समझो, टेक्निकल मतलब छोड़ दो। आप पहले समझो कि इसका रियल लाइफ में मेरा हिंदी में मतलब क्या होता है। जब वो समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बट अगर आपने सीधा टेक्निकल मतलब समझने की कोशिश की ना, तो आपके लिए टफ ही रहेगा। मैंने आपको क्यों बोला कि हाईएस्ट प्रायोरिटी इनलाइन सीएसएस आपके दादाजी के जैसे है, क्योंकि आपको पता है कि घर में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर जो चलता है वो दादाजी का ही चलता है, मतलब जो सबसे बुजुर्ग इंसान है उसका चल रहा है। तो इनलाइन सीएसएस की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ये आप रिलेट कर पाओगे। तो इसी तरीके से आपको चीजें याद रखनी है, तो आपको हमेशा याद रहेगी। अब बताओ कुछ इसमें पूछना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो? ये बाकी टाइप की जो सिलेक्टर्स हैं ये हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करवाऊं सीएसएस से, ताकि हम धीरे धीरे सीएसएस यूज करना शुरू करें। हाँ, कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ लिंक हो सकता है। हाँ, एक्सटर्नल सीएसएस को जोड़ने के लिए सिर्फ लिंक टैग यूज हो सकता है। सर्वन कुछ पूछना है? पक्का लॉक कर दें? कुछ पूछना चाहते हो पीछे आप लोग? ये देख लो, नोट कर लो, इसके अंदर अपने पॉइंटर्स बना लो, ये जैसे लिखे हुए हैं वैसे, और खुद के हाथों से एक बार इंप्लीमेंट करके देखना। हाँ पवन। प्रैक्टिकल होगा जिसके अंदर डीपी यूज हो रहा है, लेबल यूज हो रहा है, एचटीएमएल यूज हो रहा है, इसका रिजल्ट आ रहा है, वो अभी इसके बाद शुरू हो जाएगा। हाँ,
अभी जैसे आपको CSS का इंट्रोडक्शन मिल गया, अब कुछ कुछ छोटी छोटी CSS की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने कल क्या देखा कि आप div बनाओ, जैसे ये बनाना है तो आप एक div बनाओ, एक और div बनाओ, उसके अंदर दो divs बना लो। कल यही पढ़ा हमने। बट आप ये बना के देखना, ऐसा आउटपुट तो नहीं आ रहा होगा। आउटपुट ही नहीं आता। मतलब इसके अंदर टेक्स्ट तो लिखो, हेलो वगैरह कुछ तो लिखो, अभी आ रहा है। तो क्या होगा, ये एक के नीचे एक आ जाएगा ऐसे। बट हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा है। वो क्यों आएगा ऐसा, जब हम इसमें क्या डालेंगे, अभी CSS डालेंगे। ठीक है, तो हम CSS को अभी HTML के साथ इंटीग्रेट करेंगे और फिर यूज करेंगे। तो ये जो आप पेजेस देख रहे हो ना, ऐसे पेजेस बनने शुरू होंगे। ये इधर भी तो div यूज की हुई है, बट इसमें बना हुआ है ना एक पूरा। कल आपने इस टाइप का बनाया था एक पूरा, ये पूरा, इसमें लेफ्ट और राइट, ये जो बीच वाला सेक्शन है ना, सिर्फ इसको देखो, ये किसके जैसा था, कल आपने ये बनाया था, इसी सेक्शन जैसा है ना ये वाला। बस बॉर्डर्स नहीं है, बट डिवीजन तो वैसे ही बनेगा। तो बनेगा किससे, div से ही। लेकिन ये प्लेसमेंट कौन करवाएगा, CSS। मैं देखता हूँ अगर ये डिसेबल होती है तो। वैसे ऑफलाइन फाइल्स में डिसेबल नहीं होती है। ये देखो, वही div का स्ट्रक्चर है, बट सब कुछ हिल गया। बट अगर CSS लगी हुई होती तो सब कुछ सेट है। समझ गए। अरे छोटा सा पेज बना के दिखा। समझ नहीं आएगा आपको। मतलब मैं तो बना दूंगा फटाफट फटाफट, लेकिन समझ नहीं आएगा अल्टीमेटली, कोई फायदा नहीं होगा। उल्टा डर और जाओगे कि इतना कॉम्प्लेक्स कोड है। इससे बेटर है कि मैं एक एक सीढ़ी आपको जैसे चढ़ा रहा हूँ ना, वैसे चढ़ो, ताकि एकदम से वो बड़ा पेज देख के डर ना लगे आपको। देखो 6 महीने मैंने आप लोगों को बोले ना, तो आपको 6 महीने तो पेशेंटली चलना है। मतलब 6 महीनों में मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि 6 महीने बाद आप एक HTML पेज बनाओगे। HTML पेज तो आप बना चुके हो ऑलरेडी पीछे। अब उसको CSS के साथ जोड़ के अगले हफ्ते में आप पूरी वेबसाइट बना चुके होगे, ये वाली जो आप देख रहे हो ना, ये पूरी एज इट इज। तो स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे ना, तो क्या होगा कि आपको समझ भी आएगी चीजें और इम्प्लीमेंट कर पाओगे रीजन समझ के। वरना आज अगर मैंने आपको आप हाथ पकड़ के ये वाला कोड बनवा भी दिया ना, तो आप सिर्फ इतना ही बना पाओगे, इससे आगे नहीं जा सकते कभी भी। क्योंकि आपको सिर्फ ये बनाना आता है, आपको वेबसाइट बनानी नहीं आती, आपको सिर्फ ये बनाना आता है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वेबसाइट बनानी मतलब कि आपको कुछ भी दो मैं बना लूंगा, और आप दूसरा ये है कि मेरे को ये दो मैं बना लूंगा और कुछ नहीं बना सकता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मेरे को खाना बनाना आता है, लेकिन क्या, सिर्फ मैगी, तो वो नहीं बनना है आपको। ठीक है, चलो, तो कल मिलते हैं अपन लोग।